जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। सिविल सोसाइटी, आप में से बहुतों ने इस शब्द को सुना होगा और आजकल हर जगह बात हो रही है। सिविल सोसाइटी का ये कहना है, सिविल सोसाइटी ये कह रही है। सिविल सोसाइटी लोगों का दिमाग बना रही है। सिविल सोसाइटी अक्सर एक मुहावरे के रूप में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। आज हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी के बारे में, यानी नागरिक समाज के बारे में। नागरिक समाज शब्द को इस्तेमाल नहीं करता। नागरिक समाज पॉपुलर शब्द नहीं है, लोकप्रिय शब्द नहीं है। लोकप्रिय शब्द है सिविल सोसाइटी। आखिर भारत में सिविल सोसाइटी का स्वरूप है क्या? भारत में सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए और सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? भारत जैसे देश में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारियां क्या हैं? पर हम इसके बारे में बात करें इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूं। ये 60 के दशक की सच्ची कहानी है जो 20 साल के बाद उजागर हुई। और किसने उजागर की? CIA की फाइलों ने। कहानी यह है कि 60 के दशक में अमेरिका में ड्रग्स का बहुत फैलाव शुरू हुआ। उसके नई नई किस्में आई, किस चीज से कैसा नशा होता है, किससे कैसा नशा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। इसके खिलाफ वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ और जगह जगह सेमिनार शुरू हुए कि अमेरिका में नौजवानों को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, नशा नहीं लेना चाहिए। कौन नशा कैसा होता है, उसके क्या गुण हैं, क्या दुर्गुण हैं, कैसा लगता है, कैसा वो स्वर्गीय संसार में पहुंच जाता है, किस तरह वो अपने सारे तनावों से मुक्ति पा जाता है, किस तरह वो नशे की दुनिया, किस तरह दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश है, आदि 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 चीजों के ऊपर अमेरिका में बहुत ज्यादा सेमिनार हुए, बड़े बड़े सेमिनार हुए। इतने बड़े सेमिनार हुए, 5 स्टार्स में सेमिनार हुए जगह। अब जाहिर है वहां के नागरिकों ने इसमें लीड ली। 25 साल के बाद क्या पता चला कि इस पूरे आंदोलन को, यानी अमेरिका की सिविल सोसाइटी द्वारा ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे, नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे पूरे अभियान के पीछे नशे के सौदागरों का ही पैसा था। और यही CIA के कागजातों से जब बात पता चली तो बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी एक शामिल हूं, हम कांप गए। नशे के सौदागरों ने क्या सोचा कि अपने खिलाफ आंदोलन खड़ा करो। उन्होंने कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उनको पैसे दिए, पूरे साधन दिए और उन्होंने ड्रग्स के नाम पर, ड्रग्स के नशे के नाम पर, ड्रग्स से किस किस तरह फीलिंग होती है, इसको उन्होंने प्रचार किया। नशे के सौदागरों का काम बन गया। जो बात वो विज्ञापन के जरिए नहीं कह सकते थे क्योंकि सरकार उनके सामने खड़ी थी, वो बात उन्होंने अपने खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करके लोगों के पास तक पहुंचा दी। और अमेरिका में ड्रग्स का प्रचार 60 के दशक के बाद जितना हुआ, उतना फैलाव और उतना प्रचार कभी नहीं हुआ। तो अमेरिका की सिविल सोसाइटी ने अनजाने में या कुछ लोगों की जानकारी में उन्होंने वो काम किया जो अमेरिका या दुनिया के नौजवानों की सेहत के खिलाफ काम था। जहर फैलाने का काम, लोगों को जहर खिलाने और पिलाने का काम। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर एक नजर तो डालें। ऐसा क्यों है कि किसी RTI एक्टिविस्ट को किसी छोटे से शहर में गोली मार दी जाती है? दूसरी तरफ ग्रास रूट पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी के ऐसे भी कर्णधार हैं जो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाते हैं, सेमिनार और रैलियों में भाषण देते हैं, गरीबों के नाम पर खुद अमीर होते जाते हैं। समाज सेवा के नाम पर चल रहे इस खेल को समझना जरूरी है। जब से नव उदारवाद का खेल शुरू हुआ है, देश में NGO की भरमार हो गई है। सिविल सोसाइटी का ही NGO करण हो गया है। 1991 के बाद से भारत में गैर सरकारी संगठनों की बाढ़ आ गई। सिर्फ 1993 में ही इनकी संख्या 50,000 से 1 लाख हो गई।
आज हिंदुस्तान में 33 लाख गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि इन संगठनों को चलाता कौन है, इन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है, अगर इन्हें विदेश से पैसा आता है तो किस संगठन के जरिए पैसा आता है, इन संगठनों में आपसी तालमेल की कमी क्यों है, क्या अलग अलग सामाजिक संगठनों का अलग अलग एजेंडा है। इसका मतलब ये है कि सिविल सोसाइटी देश में अलग अलग हितों की रक्षा का माध्यम बन गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ साथ जन कल्याण के सारे क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार हो गया। कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ साथ इसकी नाकामी भी सामने आ गई। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की वजह से राज्य सत्ता की वैधता पर सवाल उठने लगे और राजनीति एक बदनाम शब्द बन गया। राजनीतिक दलों ने मॉडर्न स्टेट के फायदे तो उठाए, लेकिन अपने दायित्व को निभाने में नाकाम रहे। राजनीतिक विकास के दायित्व को दरकिनार कर राजनीतिक दलों ने सत्ता पर आसीन होना ही एकमात्र लक्ष्य बना लिया। समाज के गरीब और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय सरकारी तंत्र को ही शोषण का जरिया बना लिया। वंचितों को सशक्त करने के बजाय उनकी हिस्सेदारी छीन ली गई। देश की जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय कानून की नजर से बचने का उपाय ढूंढने में लग गए। भारत जैसे विशाल देश में विकास योजनाओं में सरकारें पीछे रह जाती हैं। हर योजना भ्रष्टाचार और अधिकारियों की वजह से फेल हो जाती है। जो पूरी भी होती है उसमें समय से काम पूरा नहीं होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वोट बैंक की राजनीति की वजह से सरकार कोई पहल नहीं करती। दरअसल राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए देश की जनता की लड़ाई लड़नी बंद कर दी है। राजनीतिक दलों की संवेदनहीनता की वजह से जनता समाज के सरोकार से अलग हो गई है। भारत के प्रजातंत्र में जो आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का स्पेस था, वहां शून्य की स्थिति है। आज भारत में महंगाई है, बेरोजगारी है, अमीर गरीब शहर और गांव का भेद बढ़ता जा रहा है। किसानों की जमीनें छिनती जा रही हैं, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये एक ऐतिहासिक मौका है। देखना ये है कि सिविल सोसाइटी इन समस्याओं के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में सफल होती है या फिर पूंजीवाद और राजनीतिक दलों की एजेंट बनकर मौन धारण कर लेती है। सिविल सोसाइटी का मतलब है समाज का वो हिस्सा जिसका रिश्ता राजनीति से नहीं है, जिसका अस्तित्व राजनीति से अलग है। मतलब कि वो संस्थाएं जिन्हें सरकार नहीं आम जनता कंट्रोल करती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें आम जनता बनाती है, जैसे अकादमियां, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कार्यकर्ता समूह, सांस्कृतिक समूह, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संगठन, सहायक समूह, ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, एनजीओ, यानी गैर सरकारी संस्थाएं जो किसी सरकार से न सहायता लेती हैं और न सरकार के दिशा निर्देशों पर चलती हैं। जिस देश में ऐसे संगठन एक्टिव और प्रभावशाली होते हैं, उस देश के बारे में हम कह सकते हैं कि वहां का सिविल मूवमेंट या वहां की सिविल सोसाइटी मजबूत है। सिविल सोसाइटी का प्रजातंत्र में एक रोल है। क्या रोल है? हिंदुस्तान में इसका इतिहास क्या है, इस बात को बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, खासकर हिंदुस्तान में सिविल मूवमेंट के बारे में, जिसे पॉपुलर नाम सिविल सोसाइटी दिया गया है और जिसके बारे में कहते हैं कि सिविल सोसाइटी का ये कहना है, सिविल सोसाइटी का ये मैसेज है, सिविल सोसाइटी ये सोच रही है। अब ये सिविल सोसाइटी है क्या? मोटे तौर पे देखें, पहले हिंदुस्तान में जिक्र आता था मध्यम वर्ग का। अब इस मध्यम वर्ग का नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया है। पर मोटे तौर पर जिन संस्थाओं में या जिन संगठनों में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी हुआ करती थी, उन संस्थाओं को या उन आंदोलनों को आज सिविल सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, ये कहते हैं। लेकिन क्या ये सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान में पहले इसका अस्तित्व था?
या अस्तित्व नहीं था। आपको बताते हैं हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी पहले किन नामों से जानी जाती थी। मॉडर्न स्टेट के बनने से पहले ही हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी की जड़ें मजबूत थीं। ग्राम पंचायत और जाति पंचायत जैसी संस्था बहुत पहले से मौजूद थी। ये सत्ता से मुक्त थी। जब आजादी मिली और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, तब सत्ता का दखल समाज के उन क्षेत्र में पहुंच गया जो अब तक सिविल सोसाइटी की देखरेख में थे। आजाद भारत में गैर सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल विकास कार्य में सबसे पहले गांधी जी ने शुरू किया। हैंडलूम वर्क्स को कोऑपरेटिव बनाकर उत्पाद को सीधे बाजार से जोड़ने की पहल की थी। बाद में दूसरे क्षेत्रों में भी कोऑपरेटिव की स्थापना हुई। 80 के दशक के बाद से गैर सरकारी संस्था 3 अलग अलग गुटों में बंट गई। एक जो गाँव में जाकर शिक्षा अभियान चलाने लगे, महिला सशक्तिकरण, किसानों को जानकारी और जागरूक करने लगे। मतलब ये कि जो गांव में रहकर गांव के समाज का ही हिस्सा बनकर काम करने लगे। सरकार जहां विफल हुई, वहां इन संगठनों ने गांव वालों की मदद की। एनजीओ का दूसरा समूह वो है जो किसी भी विषय पर गहन रिसर्च करता है, फिर सरकार, अदालत और उद्योग जगत पर दबाव देकर उन्हें लागू करवाता है। ये संगठन मानवाधिकार, बाल मजदूरी, वातावरण, प्रदूषण, केमिकल के प्रभाव आदि जैसे विषयों पर काम करते हैं। एनजीओ का तीसरा गुट वो है जिससे जुड़े लोग खुद को एक्टिविस्ट की तरह देखते हैं। ये कोर्ट जाते हैं, मीडिया में खबरें देते हैं, अधिकारियों से मदद लेते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संसद का घेराव करते हैं, अदालत के फैसले के खिलाफ बोलने में नहीं झिझकते। इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को साधना। इसके लिए वे हर तरह के उपाय करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका एक उदाहरण है। देखा ये गया है कि ये सामाजिक संगठन देश की जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। जो काम सरकार को करना था, राजनीतिक दलों को करना था, वो स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। समस्या ये है कि हमारा लोकतंत्र हमारे प्रतिनिधि चलाते हैं। जनता सरकार चलाने में सहभागी नहीं है। एक बार चुनाव हो जाने के बाद उन्हें हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए जनता के पास नहीं जाना होता है। स्विट्जरलैंड और डेनमार्क की तरह यहाँ जनमत संग्रह नहीं होता है। जनता के पास मीडिया और सिविल सोसाइटी ही जरिया बच जाता है, जिससे वो अपनी राय सरकार के सामने रखती है। इसलिए प्रजातंत्र में सिविल सोसाइटी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। देश के सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ने अपनी भूमिका से देश का आत्मविश्वास खो दिया है। आम नागरिक विपक्ष को भी सदाचारी मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान के प्रति अविश्वास का माहौल और घना हो रहा है। लोकतंत्र का आधार जनता है। जनता चाहे तो स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी। वो सरकार एवं विपक्ष दोनों को रास्ते पर ला सकती है, लेकिन उन्हें संगठित कौन करे? इस समय का सबसे डरावना सच यही है कि भारत के नागरिक समाज की भूमिका केवल आरोप लगाने, नाराजगी जाहिर करने और मीडिया के साथ मिलकर किसी मुद्दे को सिर्फ सामने लाने तक ही सीमित है। इस चिंताजनक समय में भारत की सिविल सोसाइटी जीवंत, जागरूक और संवेदनशील नहीं है। ये देश के असल मुद्दे से दूर शहरों और धनी समाज की प्रवक्ता बन गई है। इसलिए जब एक मॉडल की सरेआम हत्या होती है तो मीडिया में सनसनी फैल जाती है। आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर होता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। लेकिन जब मामला भ्रष्टाचार का सामने आता है, गरीबों के रोजगार का आता है, किसानों की जमीन का आता है, अल्पसंख्यकों के विकास का होता है, तो इनकी भूमिका सिर्फ टीवी पर बहस में शामिल होने तक ही सीमित रह जाती है। हिंदुस्तान का ताकतवर सिविल मूवमेंट आपने देखा, जो हमारी सिविल सोसाइटीज थी, मूवमेंट था या सिविल सोसाइटी के रूप में जिसे जाना जाता था, वो धीरे धीरे सरकार के कब्जे में आ गई, सरकार के प्रभाव में आ गई, दायरे में आ गई। और आज हिंदुस्तान में गांव में जो सिविल मूवमेंट है, गांव की जो सिविल सोसाइटी है, आप सब जानते हैं वहां कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को ग्राम पंचायत तक, जो हमारी बुनियादी इकाई सिविल सोसाइटी की थी, उस तक पहुंचाने में सरकार की विभिन्न संस्थाओं ने जबरदस्त रोल प्ले किया है। आप अपने आसपास देखें, पहले भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी को ढूंढने के लिए एमएलए साहब तक जाना पड़ता था। आज आपके आसपास ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम सभा के सदस्य,
ग्राम पंचायत के सदस्य में ही दिखाई पड़ जाती है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि सिविल सोसाइटी को लेकर के कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। कार्ल मार्क्स और गांधी ये दो विचारधाराओं के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स ने पूरे साम्यवादी आंदोलन को, चाहे वो यूरोप का रहा हो, पूर्वी यूरोप का रहा हो, रूस का रहा हो, चीन का रहा हो, हमारे हिंदुस्तान में सारे साम्यवादी आंदोलनों के जनक, विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स थे। और गांधी की विचारधारा, गांधी ने हिंदुस्तान को तो प्रभावित किया ही, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा आज गांधी की प्रासंगिकता सारी दुनिया में जानी जाती है। बराक ओबामा जब कहते हैं कि मैं गांधी की इज्जत करता हूं और गांधी के विचारों में मेरी आस्था है, गांधी ने मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डाला, और ओबामा से पहले मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें अमेरिका का गांधी कहा गया, जब वो गांधी का नाम लेते थे और गांधी की विचारधारा की बात करते थे, मेरे सिर्फ कहने का यह मतलब है कि इन दोनों लोगों ने सिविल सोसाइटी को लेकर के किस तरह की बात कही, इनका विश्लेषण क्या था, इसे जानना बहुत जरूरी है। आइए इसे जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने सिविल सोसाइटी को पूंजीपति के हितों का प्रतिनिधि बताया था। ये पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखता है। नागरिक समाज पूंजीपति वर्ग का कार्यकारी हाथ है, इसलिए दोनों तिरस्कृत होने चाहिए, ऐसा मार्क्स ने कहा था। मार्क्स के मुताबिक उत्पादन के तरीके के मुताबिक ही सामाजिक संबंध बनता है। यही नागरिक समाज की नींव है, जिसके ऊपर राजनीतिक समाज का ढांचा तैयार होता है। यही वजह है कि आज के दौर की राजनीति में नागरिक समाज का महत्व बढ़ गया है। नागरिक समाज का नव वामपंथियों और नव उदारवादियों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई स्वैच्छिक संगठन जागरूकता का अभियान चलाते हैं और अधिक जानकार नागरिक तैयार करते हैं, जो बेहतर तरीके से मतदान का चयन करते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। गांधी जी की एक बात याद आती है। जब उनसे पूछा गया था कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य को प्रत्येक गरीब की कुटिया तक पहुंचाना हम सब का काम होगा, और मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें हर आदमी ये महसूस कर सके कि ये देश उसका है, उसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। परंतु सच्चाई ये है कि आज आवाज किसी की गूंज रही है तो वो दबंगों, धन पशुओं, राजनीतिक सौदागरों और अपराधियों की है। ऐसा समाज बन गया है जिसमें गुंडों व अपराधियों का राज तिलक हो रहा है। लोकतंत्र का अपराधीकरण हो गया है। आज हमारा नागरिक समाज तो ऐसी जमीन पर खड़ा है जिसके नीचे बारूदी सुरंग है। पता नहीं कब किसका पांव पड़ जाए और विस्फोट हो जाए। क्या करेगी सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान में? क्या करेगी सिविल सोसाइटी लोगों की तकलीफों को लेकर के? क्या करेगी सिविल सोसाइटी इस देश में बदलाव को लेकर के? क्या सिविल सोसाइटी कोई दबाव बना पाएगी? हमने जितनी आशंकाएं आपको बताई, ये आशंकाएं सिर्फ आशंकाएं नहीं है, सच्चाई है। हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी का इम्तहान है, सिविल सोसाइटी की परीक्षा है। क्या सिविल सोसाइटी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई दबाव डाल पाएगी? क्या सिविल सोसाइटी इन्हें इस देश की बुनियादी समस्याओं के लिए सोचने पर विवश कर पाएगी? क्या सिविल सोसाइटी, और जब हम सिविल सोसाइटी कहते हैं तो वो सारी संस्थाएं इसमें शामिल हो जाती हैं जिनका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, अगर सिविल सोसाइटी इसमें सफल नहीं होती है, अगर सिविल सोसाइटी इसके लिए दबाव
नहीं बना पाती है, तो मानना चाहिए कि सिविल सोसाइटी भी एक वैसा ही फैशनेबल आंदोलन है जैसा रैंप के ऊपर कैटवॉक करने वाला होता है। आज इसका भी एक आंदोलन शुरू हो गया है। सिविल सोसाइटी भी एक दूसरी तरह का, एक ग्लैमर लेने का, अमीर लोगों के ग्लैमर लेने का, समस्याओं से भागने के ग्लैमर का एक स्वरूप बन जाएगा। सिविल सोसाइटी के नाम पर चलने वाली संस्थाओं का इम्तिहान, इनको यह समझना चाहिए इन संस्थाओं को, अगर इन्होंने अपनी भाषा नहीं बदली तो इस देश में एक दूसरी सिविल सोसाइटी है, क्योंकि इस सिविल सोसाइटी में इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश की मेहनतकश औरत जो खेतों में काम करती है, जो देश की इकोनॉमी को बनाने में अपना जी जान लगाती है, ये सारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इस सिविल सोसाइटी में नक्सलाइट्स शामिल नहीं है, इस सिविल सोसाइटी में बेरोजगार शामिल नहीं है, और इनकी कितनी बड़ी संख्या है। इस सिविल सोसाइटी में न दलित शामिल हैं, न अल्पसंख्यक शामिल हैं। ये सिविल सोसाइटी एक नई तरीके की फिलॉसफी क्रिएट कर रही है। पर अगर ये फिलॉसफी इन लोगों की, जिनकी बात हमने की, डिप्राइव सेक्शंस की, अगर इनकी बात सत्ता के कानों तक पहुंचा सकते हैं तो इस सिविल सोसाइटी का स्वागत होगा, और नहीं तो ये सिविल सोसाइटी लिपस्टिक और पाउडर जैसे मूवमेंट में तब्दील हो जाएगी, जिस आंदोलन का कोई मतलब हिंदुस्तान की बुनियाद से तो नहीं होगा। और जिस देश के 260 जिले तकलीफ से करा रहे हों, जहां के लोग अपनी तकलीफों का बयान करने के लिए हथियार उठा रहे हों, और जहां के लोग इन हथियारबंद लोगों का समर्थन दे रहे हों, उस देश में हम सिविल सोसाइटी जैसी अय्याशी को कितना अफोर्ड कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी अय्याशी से अलग सचमुच के एक आंदोलन के रूप में तब्दील होती है, तो उस सिविल सोसाइटी का, या उस सिविल मूवमेंट का, या उस सिविल सोसाइटी की पहल का हमें स्वागत करना चाहिए। भविष्य के गर्भ में क्या है ये देखना दिलचस्प होगा, और इसे हम देखना चाहेंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।